आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। जीवन में अचानक से कई दुर्घटनाएं घटती हैं जो लोगों के दिल और दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। जब व्यक्ति को किसी घटना के कारण अचानक गहरा सदमा लगता है तो इसे ट्रॉमा कहते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट, किसी की मृत्यु, कोई प्राकृतिक आपदा या हिंसा की घटनाएं आदि। हर साल दुनिया भर में 17 अक्टूबर को विश्व ट्रॉमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसी दिन के महत्व के बारे में। जानकारी दे रहे हैं JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स न्यू दिल्ली के फॉर्मर चीफ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। वर्ल्ड ट्रॉमा डे या विश्व ट्रॉमा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम ये अब जानते हैं अच्छी तरह से कि ट्रॉमा ना सिर्फ इस व्यक्ति विशेष के लिए घातक है या हार्मफुल है, बल्कि उसके परिवार, समाज और देश सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति को क्षति होती है, क्षतिग्रस्त होता है, चोट लगती है उसको, तो उसकी आजीविका जो जिसको उससे नुकसान होता है, उसके अलावा उसके परिवार को होने वाली आर्थिक, मानसिक क्षति का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। जब हम कोई दिवस मनाते हैं या कोई दशक मनाते हैं, डिकेड मनाते हैं, तो उसका तात्पर्य ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जागरूक करें ताकि हम इस समस्या को आगे भविष्य में और बढ़ने से रोक सके और इसका समाधान यथोचित रूप से कर सके। जहाँ तक ट्रॉमा की डे में थीम की बात आती है या उसमें क्या हम खास इस पे अगर उस पे एम्फेसिस देना चाहते हैं, तो उसमें सबसे ज़रूरी है ट्रॉमा की रोकथाम। उसके लिए सारा जो ओनर्स है या जो सारी जिम्मेवारी है वो हम ही लोगों पे है। अपने घर को हम फॉल प्रूफ या डेंजर प्रूफ करके या उसको सेफ बना के हम अपने बुजुर्गों और बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। सड़क पे नियमों का पालन करके, सड़क पे ओवर स्पीडिंग नहीं करके, मोबाइल नहीं यूज़ करके, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाने से, नियमों का पालन करने से या थके होने पे, नींद आने पे गाड़ी नहीं चलाने से हम अपनी और दूसरों के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। और कोई भी चोट होने पर अगर हम उस व्यक्ति को समय से एक मेडिकल केयर दिलवा सके तो उससे उसकी जान बच सकती है। तो इन सब चीज़ों का जो संबंध है वो बड़ा क्लोजली विश्व ट्रॉमा दिवस से है। और जब हम ट्रॉमा की केयर की बात करते हैं तो ट्रॉमा की केयर उसी क्षण शुरू हो जाती है जब किसी को चोट लगती है। जब वो व्यक्ति कोई उसके आसपास है जो उस घटना स्थल पर है, वो उसको चोट को और एग्रेवेट होने से बचा सकता है, उसकी जान बचा सकता है, उसको ठीक समय पे हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। जो हॉस्पिटल वाले हैं उनकी केयर करके उसकी ऑपरेशन या जो भी आवश्यकता है उस ट्रीटमेंट उपचार करके उसकी जान बचा सकते हैं। लेकिन डिस्चार्ज के बाद भी जो रिहैबिलिटेशन है और जो उसके बाद उसका जो व्यावसायिक जो रिहैबिलिटेशन है, उसका ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन है, उसका साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा हुआ है, उसको मानसिक जो क्षति हुई है, जो स्ट्रेस हुआ है चोट की वजह से, इन सब से उबरने के लिए उसको ना सिर्फ मेडिकल हेल्थ की या चिकित्सा की ज़रूरत है, बट परिवार की, समाज के सबके साथ की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति चोटग्रस्त हो गया है या ट्रॉमेटाइज हो गया या उसको चोट लगी है, वो हमारे देश का ही नुकसान है। और ज़्यादातर क्योंकि ये लोग युवा होते हैं, 15 से 45 साल की उम्र में होते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जो आजीविका कमाने वाले होते हैं और इसका प्रभाव जो दुष्प्रभाव ज़्यादा मैं कहूँगा परिवार पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम सबको स्कूल से लेके, कॉलेजेस से लेके, परिवार से लेके समाज, हर जगह एक सेफ्टी कल्चर प्रमोट करना चाहिए। एक ऐसा कल्चर जिसमें कि जो सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाए वो अत्यंत आवश्यक है। और मेरा सबके लिए यही सुझाव है कि चोट से बचे, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश चोट लग गई है तो उस व्यक्ति को सपोर्ट करें। और जब ऐसा लगे कि सब कुछ बिखर गया है, नौकरी चली गई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चोट से अभी रिकवर कर रहे हैं, परिवार वाले साथ है नहीं है, ऐसे में अपने जीवन को समेटें
और एक नया शुभारंभ शुरू करें, उस चोट को पीछे छोड़ के, और अपनी चोट को भूलें और दूसरों की चोटिल होने से उनको बचाएं। विश्व ट्रॉमा दिवस पर जानकारी दे रहे थे JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली के फॉर्मर चीफ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, हर साल अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों में ब्रेस्ट कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना। हम जीवन शैली को बेहतर और अपनी सतर्कता बढ़ाकर रखें तो कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों के जोखिम को न केवल कम कर सकते हैं, बल्कि शुरुआती चरण में इसे खत्म भी किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण और उपचार। आइए सुनते हैं इस विषय पर ये भेंटवार्ता। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर निखिल गुप्ता, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ब्रेस्ट कैंसर, सिम्टम्स एंड क्योर, यानी स्तन कैंसर, इसके लक्षण और उपचार। और आज जो हमारा विषय है वो विषय बहुत महत्वपूर्ण भी है और सेंसिटिव भी है, और इसमें आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर निखिल गुप्ता। मेरा प्रश्न ये है कि ब्रेस्ट कैंसर आखिर होता क्यों है, इसके कारण क्या है? मैं सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी भी कैंसर की बात करते हैं तो हम उसके रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, या हम बात करते हैं कि किन वजहों से किसी मरीज में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर उन मरीजों में ज्यादा देखा जाता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है। फैमिली हिस्ट्री से हमारा मतलब है जिनके घर में उनकी मम्मी, उनकी माताश्री या मौसी या बहन, किसी को अगर खानदान में ऐसी कैंसर की हिस्ट्री रही है तो उनको कैंसर होने का खतरा आम जनता के मुकाबले 2 गुना या 3 गुना तक देखा जाता है। ऐसे ही उन स्त्रियों को जो किसी वजह से, जिनके कोई बच्चा नहीं हो पाया या बच्चा हुआ वो किसी वजह से उनको दूध नहीं पिला पाई, या जिनके पीरियड्स बहुत लंबे तक चलते हैं जिसको हम बोलते हैं लेट मीनोपॉज, तो ये सारी वो क्लासेस हैं जिनमें रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं, और इन लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर या छाती का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जी, यानी कि जेनेटिक रीजंस ज्यादा इसमें काम करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि अगर ये जेनेटिक आपने बोला, तो लाइफस्टाइल से भी कुछ होता है इफेक्ट इसमें? देखिए, लाइफस्टाइल डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली, जैसे कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और स्वस्थ शरीर है तो सारी बीमारियों से आप मुक्त रह सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर भी उससे अछूता नहीं है। अगर आदमी की खान पान की आदतें ठीक हैं, वो नियमित रूप से व्यायाम करती हैं और खाने पीने में पौष्टिक आहार लेती हैं, तो डेफिनेटली वो ब्रेस्ट कैंसर से काफी हद तक मुक्त रह सकती है। इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में क्या इलाज इसका होता है और इसमें कितना खर्च आ सकता है, इन सारी बातों के बारे में हमें जानकारी दीजिए। बिल्कुल। शुरुआती लक्षण जो है, सबसे पहले मरीज को खुद ही महसूस हो सकता है अगर वो अपने ब्रेस्ट का खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करें, और सबसे पहले अमूमन एक गांठ के तौर पे ये प्रकट होता है, इसको देखा जाता है। और ये गांठ अगर इग्नोर की जाए या मरीज नहीं देख पाए तो ये गांठ बढ़ते बढ़ते फिर अल्सर ले सकती है, अल्सर का रूप ले सकती है, उसमें से मवाद या खून आ सकता है, निपल से भी कुछ इस तरह का गंदा पानी या खून आने की शिकायत हो सकती है। और ये कैंसर अगर बढ़े तो उसके बाद जो हमारी आर्म पिट, जिसको हम बगल कहते हैं, उसमें भी गांठें हो सकती हैं, और बहुत लेट स्टेज में जब ये कैंसर फैल जाता है तो फिर ये फेफड़ों में और लिवर में पहुंच के और तरह की तकलीफें दे सकता है। सभी सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है। जैसे मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में काम करता हूं, और हमारे यहाँ पे छाती के कैंसर का इलाज बिल्कुल मुफ्त है। इसके इलाज में मुख्यतः हम 3 पद्धतियां उपयोग में लाते हैं: सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। मरीज की स्टेज के अकॉर्डिंगली हम इन तीनों मोडेलिटीज का या तीनों पद्धतियों का उपयोग करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में अगर हम इसको अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो 90 to 95% क्योर रेट है। इसलिए सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि वो अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहें पीरियोडिक इंटरवल पे, हर हफ्ते 2 हफ्ते में, और किसी भी प्रकार की गांठ अगर वो पाती हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करी, तो ये किस उम्र में करना चाहिए? कोई खास उम्र है जिसमें ये ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज्यादा होते हैं? पहले ये कहा जाता था कि 35 साल के बाद इसकी इंसिडेंस बढ़ जाती है, इसलिए जो ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग प्रोग्राम की हम बात करते हैं उसमें भी जो मैमोग्राफी एक टेस्ट रिकमेंड
रिकमेंडेड है वो 35 साल की उम्र पे रिकमेंडेड है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत यंग पेशेंट भी आ रहे हैं हमारे पास इस तरह की तकलीफ लेकर, 23 साल, 25 साल, 26 साल की उम्र में। तो मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगा कि चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हो, अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन वो स्टार्ट करें। हर हफ्ते 2 हफ्ते पे खुद ही वो नहाते हुए एक बार चेक कर लें, और किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी या कोई नई गांठ अगर वो पाती हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट में वाटर सिस्ट रिस्की है क्या, ये अगर सिस्ट हो गया है जिसमें पानी भरा हुआ है? देखिए, सिस्ट ब्रेस्ट में कई तरह के होते हैं। मैं कहूंगा कम से कम 7 से 8 तरह के होते हैं, और हर सिस्ट में कैंसर होने का जो खतरा है वो अलग अलग होता है। लेकिन जरूर कुछ इस प्रकार के सिस्ट हैं जिसे हम कॉम्प्लेक्स सिस्ट कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है। तो इसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें और वो जैसी सलाह दे आगे जांच की, जिसमें कि सुई की जांच शामिल है, जिसको हम FNAC कहते हैं, और उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा कि कैंसर है या नहीं है। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा और डिटेल में मैं जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि जल्दी अगर पकड़ में आए, यानी फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए, तो इसका क्योर 95% से भी ऊपर है। लेकिन एक तो स्टेजेस क्या होते हैं और कैसे पता चले, क्योंकि पता लगना ही तो सबसे जरूरी है। अगर स्टेज 1 में पता लग जाए तो क्यों नहीं कोई पहुंचेगा, लेकिन पता कैसे चले और स्टेजेस कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले मैं इस पे बताना चाहूंगा कि इसको अर्ली स्टेज में कैसे पकड़ें, उसके बाद स्टेजेस की बात करेंगे। अर्ली स्टेज में पकड़ने के 2 तरीके हैं। एक तो जैसे मैंने बताया, सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट। सभी महिलाओं से ये निवेदन है आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से भी, और हमारी ओपीडी में भी जो मरीज आते हैं, चाहे किसी और बीमारी की वजह से आ रहे हैं, उनको हम यही बताते हैं कि 20-22 साल के बाद सभी महिलाओं को हफ्ते में एक बार नहाते हुए बाथरूम में शीशे के सामने खड़े होकर अपने दोनों ब्रेस्ट को खुद अपने हाथ से वो एग्जामिन करें, कि उनको अपने शरीर की संरचना के बारे में सबसे ज्यादा पता है। अगर किसी भी नई गांठ को वो महसूस करती हैं हाथ से, तो ये एक रेड साइन है, अलार्मिंग साइन। इसका मतलब है उनको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये जरूर है कि छाती की हर गांठ कैंसर नहीं होती। मैं डराना नहीं चाह रहा अपने श्रोताओं को, लेकिन जैसा मैंने बताया, डॉक्टर की सलाह जरूरी है। डॉक्टर से मिलें, वो आपका एग्जामिन करेगा, चेकअप करेगा, अगर कुछ जांच की जरूरत है तो वो सलाह देगा, और उसके बाद ही बताएगा कि ये कैंसर वाली गांठ है या नहीं है। एक तरीका हुआ सेल्फ एग्जामिनेशन। दूसरा है जिसको ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हमने शामिल किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं मैमोग्राफी। ये छाती का एक रंगीन एक्सरे है जो ये बता सकता है कि छाती में गांठ है या नहीं है। अगर है तो उसमें कैंसर की संभावना कितनी है। मैमोग्राफी रिकमेंड की जाती है 35 साल की उम्र पे। अगर वो नॉर्मल है तो हर 5 साल के बाद रिकमेंड की जाती है। जिन पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री है या जिनकी मैमोग्राफी में कुछ हल्का सा भी डाउट है, तो उनको हम एनुअल मैमोग्राफी की सलाह देते हैं, ये देखने के लिए कि उस गांठ में कोई बदलाव आया है कि नहीं आया। अगर मैमोग्राफी की गांठ में कुछ शक होता है, कैंसर की संभावना होती है, तो फिर हम FNAC के लिए जाते हैं, जिसको सुई की जांच कहते हैं। उस गांठ में से हम थोड़ा पानी और सेल निकाल के उसको दूरबीन के अंदर देखते हैं माइक्रोस्कोप में, जिसमें कैंसर की पुष्टि हो जाती है। FNAC या बायोप्सी जिसको बोलते हैं, कैंसर को कंफर्म करने का वही गोल्ड स्टैंडर्ड है, और उसके बाद अगर कैंसर आता है तो हम उसका इलाज शुरू करते हैं। और स्टेजेस क्या क्या होती हैं डॉक्टर साहब? स्टेजेस 3 चीजों पर डिपेंड करता है। गांठ का साइज कितना है, क्या गांठ बगल में, जिसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं, हमारे आर्म पेट या एक्जिला में वो होती हैं, वहां तक पहुंची है या नहीं पहुंची, और तो लास्ट स्टेज क्या उसके भी बियॉन्ड गई हुई है, यानी कि फेफड़ों में या लिवर में पहुंच गई है, तो वो एडवांस स्टेज है, जिसे मेटास्टाइज्ड, जिसको मेटास्टेटिक डिजीज बोलते हैं। अगर बीमारी सिर्फ ब्रेस्ट तक लिमिटेड है तो वो अर्ली स्टेज है, इलाज बहुत अच्छा है, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। अगर वो थोड़ा सा फैल के बगल तक चली गई है तो ऑब्वियसली प्रोग्नोसिस थोड़ा सा खराब हो जाता है और हमको फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर बीमारी मेटास्टेटिक वाली स्टेज पे पहुंच गई है और फेफड़ों में, लिवर में, पेट के अंदर चली गई है, तो फिर ये एडवांस स्टेज है और इसमें फिर मरीज को पैलिएटिव केयर दी जाती है। सबसे बड़ा क्योर इसका यही है कि इसको जितनी जल्दी पहचाने, और जितनी जल्दी पहचान कर, या जैसे आप बता रहे हैं कि अगर कोई भी गांठ महसूस करते हैं तो पहले डॉक्टर को दिखा लें। तो डॉक्टर साहब, ये गांठें बनती क्यों हैं? जो आप कहते हैं कुछ तो कैंसरियस होती है, कुछ नॉन कैंसरियस भी होती हैं, लेकिन कोई बॉडी टेंडेंसी होती है गांठ बनने की? देखिए, मैं कहूंगा ब्रेस्ट एक बड़ा यूनिक ऑर्गन है बॉडी का। इसमें इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम ANDI, एब्रेशन इन नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन। मतलब ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ग्लैंड्स की डेवलपमेंट और फिर इन्वोल्यूशन, मतलब बनता है और रिग्रेस होता है, ये चलता रहता है प्रोग्राम। लेकिन अगर इस नॉर्मल पाथवे से कोई भी डेविएशन हो, इसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट। और वो किस डायरेक्शन में जाएगी ये कहना मुश्किल होता है। उसके अंदर फिर वो सिस्ट भी बन सकते हैं, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, पानी की गांठें, या कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्ट, या फाइब्रोएडेनोमा, और या फिर लास्ट स्टेज में कैंसर। तो अगर नॉर्मल पाथवे से हल्का सा भी डेविएशन हो तो वो हमारे लिए फिर सस्पिशियस हो जाता है। तो जो इसका आपने बताया कि कीमोथेरेपी जो प्रोसीजर है या रेडियोथेरेपी जो प्रोसीजर है, कितना सेफ माना जाता है?
देखिए, हर पद्धति का, मोडेलिटी का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन कीमोथेरेपी पूरे शरीर में जहां पे भी कैंसर के सेल्स हैं जिसको हम आंखों से नहीं भी देख सकते या जो किसी टेस्ट में नहीं भी आ रहे हैं, तब भी कीमोथेरेपी का असर होता है। और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में कीमोथेरेपी का डेफिनेटली रोल है। और जितनी नई नई जनरेशन ऑफ कीमोथेरेपी आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट भी कम से कम होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ, जैसे कि वॉमिटिंग है या हेयर लॉस है, ऐसी कुछ कुछ साइड इफेक्ट से कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है कीमोथेरेपी से, लेकिन उन सबका इलाज संभव है। तो डॉक्टर साहब कि अगर ब्रेस्ट में कोई दाना निकल आए तो इसको दिखाना चाहिए क्या डॉक्टर को? बिल्कुल, अगर किसी भी प्रकार का दाना या गांठ या किसी भी मरीज ने अगर अपने ब्रेस्ट में फील करी है, महसूस करी है, तो जरूर उनको अपने नजदीकी डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से मिलना चाहिए और जो भी वो जांच की सलाह दे उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। क्या पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? जरूर, पुरुषों में भी कैंसर हो सकता है ब्रेस्ट, उसकी संभावना जरूर कम होती है अगर हम महिलाओं से कंपेयर करें तो। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पुरुषों में ये छाती का कैंसर ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है। इसकी शायद वजह ये होती है कि पुरुषों की छाती में क्योंकि फैट टिश्यू कम है, इसलिए ये बहुत जल्दी ही एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। इसीलिए हमको जरूरत है इसको ज्यादा एग्रेसिवली ट्रीट करने की। हम इसमें सर्जरी और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सारी मोडेलिटीज यूज करते हैं, लेकिन क्योरेबल है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें भी अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए, पकड़ में आ जाए, तो इसका इलाज संभव है। तो पुरुष भी सावधान रहें और जांच जरूर करवाएं अगर उन्हें जरा भी डाउट होता है। डॉक्टर साहब, सर्जरी की बात आप कर रहे हैं, इसमें सर्जरी की जाती है। कुछ महिलाओं को इस बारे में काफी एप्रीहेंशन होता है कि हमारी जो है ब्रेस्ट निकाल दी जाएगी, डिफॉर्मिटी हो जाएगी। तो क्या इस तरह की कोई नई तकनीक आई है कि ब्रेस्ट को बचाया जा सकता है? जरूर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये बात सही है कि महिलाओं को ये जरूर एक एप्रीहेंशन रहता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आजकल हर मरीज में ये जरूरी नहीं है कि पूरा ब्रेस्ट या पूरी छाती निकाली जाए, जिसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं। अगर गांठ छोटी है तो सिर्फ उस गांठ को और थोड़े से आसपास के हिस्से को निकाला जा सकता है, या अगर गांठ बड़ी है तो हम उसको कीमोथेरेपी देकर छोटा कर देते हैं और फिर सिर्फ उस गांठ वाले हिस्से को निकाला जाता है और बाकी छाती को छोड़ा जा सकता है। और बाकी छाती पे फिर बाकी ब्रेस्ट पे रेडियोथेरेपी दी जाती है, जिससे कि कैंसर की संभावना खत्म हो जाए। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये सब अर्ली स्टेज में ही पॉसिबल है। इसलिए मैं दोबारा सबसे आग्रह करूंगा कि किसी भी तरह के इस तरह का लक्षण देखें, कोई गांठ या कोई डिस्चार्ज किसी भी तरह का, तो अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपके हम बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ब्रेस्ट कैंसर, इसके लक्षण और उपचार। अभी आप इस विषय पर डॉक्टर निखिल गुप्ता, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। इनसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। आइए सुनते हैं एक भेंटवार्ता। विषय है आपातकाल स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पीयूष रंजन। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि फर्स्ट एड क्या होती है? जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार, जो पहली सहायता उसको मिलती है। ये कहीं भी हो सकती है, अस्पताल में, अस्पताल के बाहर, सड़क पे, कहीं भी। डॉक्टर साहब, कोई भी आम व्यक्ति जो है वो क्या प्राथमिक उपचार दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन ये उसके लिए बहुत जरूरी है कि या तो उसने कोई ट्रेनिंग करी हो छोटी। आजकल जो गवर्नमेंट हमारी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक दिन की फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कई जगहों पे करा रही हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर बन जा रहे हो, पर जैसा कहा जाता है कि कुछ भी इमरजेंसी हो, चाहे हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, चाहे आपको एक्सीडेंट हो, हमें कहाँ ले जाना है? हॉस्पिटल ले जाना है। पर हमारे देश में जो दूरी है और जो समय जाया होता है इसमें, इस वजह से काफी लोगों की डेथ हो जाती है। तो उस समय का हम किस तरह से उपयोग करें, बिना किसी गैजेट के, बिना किसी टेस्ट के, उस चीज को करने के लिए कोई भी आम आदमी कर सकता है। होना क्या चाहिए? उसका इंटेंट होना चाहिए वो मदद करने। डॉक्टर साहब, आपने कहा ट्रेनिंग देते हैं या प्रशिक्षण देते हैं, किस तरह का ट्रेनिंग होती है? ये प्रशिक्षण जो मिनिस्ट्री कराती है वो एक दिन का होता है, 8 घंटे हम कह सकते हैं। उसमें कुछ लेक्चर्स होते हैं जिसमें सारे इमरजेंसीज को कवर करने की कोशिश की जाती है। अगर कॉमन कहें, जैसे सबसे ज्यादा मृत्यु होती है हमारी हार्ट अटैक से, इस्केमिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक हो गया, उसके बाद ट्रॉमा हो गई, चोट
जो होते हैं उसके छोटे टॉपिक जैसे डॉग बाइट, स्नेक बाइट, जल जाना, इन सब चीजों पे छोटे लेक्चर्स होते हैं। और फिर कुछ हम हैंड्स ऑन जो स्किल्स है वो भी इंपार्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि CPR। उसमें वो माउथ टू माउथ ब्रेथ वाला नहीं करते, हम करते हैं COLS, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। फिर हाथ कट जाए तो उसमें बैंडेजिंग कैसे करनी है, हाथ पैर टूट जाए तो उसमें स्प्लिंट कैसे लगाना है, किस तरह से विक्टिम को बिना स्पाइन इंजरी बढ़े हुए, क्योंकि अगर किसी को पार्शियल इंजरी हुई है, हम गलत तरीके से अगर ले जाते हैं, हमें तो लगता है मदद कर रहे हैं, पर उस गलत तरीके से ले जाने की वजह से वो कंप्लीट इंजरी हो सकती है और शायद चारों हाथ पैर काम ना करें। तो वो भी बहुत जरूरी है ले जाना, और कहाँ ले जाना ये भी जरूरी होती है। अक्सर हम देखते हैं सड़क किनारे कोई एक्सीडेंट हुआ, हम सीधा उसको ऑटो रिक्शा में किसी तरह डालते हैं और किसी नजदीक हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, ये ना सोचते हुए कि यहाँ क्या सुविधाएं हैं और क्या नहीं है। तो फिर हम दर दर ठोकरे खा के फिर सही जगह पहुंचते हैं जी। तो इसका भी एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह के अस्पताल में किनको ले जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जल्दी ट्रेनिंग से। के विषय में हमें बताया, अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो वो किस तरह कहाँ संपर्क कर सकता है, अगर हम अपनी दिल्ली की बात करें या आसपास किसी भी इलाके में? जी, दिल्ली में तो खास करके यह काफी अच्छे से चल रहा है। तो इसमें अगर वो कोई ग्रुप के साथ संपर्क करे, मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख के, DGHS में खास करके, तो यह पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी देखने में आया है कि लोग एक्सीडेंट होने के दौरान मदद करने में थोड़ा झिझकते हैं, तो इस झिझक को किस तरह दूर किया जा सकता है ताकि लोगों को परेशानी ना हो? और इसके लिए जो हमारे कोर्ट हैं उन्होंने बड़ा अच्छा एक ऑर्डर निकाला है, गुड समैरिटन लॉ कहते हैं उसे। उसमें कहा गया है कि आप अगर किसी को हेल्प करते हो, सिर्फ आपने कुछ नहीं करा, आपने फर्स्ट एड भी नहीं दिया, आप अगर टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा देते हो, तो आपसे पूछताछ नहीं की जाएगी, आपको परेशान बेवजह नहीं की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जैसा आपने बताया इच्छा शक्ति है और थोड़ी हमारी ट्रेनिंग है तो हम हेल्प भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार होता ही है कि पीड़ित व्यक्ति को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा दुविधा में रहते हैं कि इनको हॉस्पिटल ले जाया जाए या फर्स्ट एड दी जाए। इस विषय में आप देखिए, क्या हमारा उद्देश्य है कि मरीज को या विक्टिम को फर्स्ट एड ले जाए किसी भी बीमारी में, लेकिन वो जो समय है उसमें अगर हम कुछ कर पाए तो अच्छी बात है। एक दो कंडीशंस ऐसे हैं, जैसे खाते वक्त कुछ चीज ऐसी फंस गई गले में, बहुत बड़ा सा एक बोलस आपने लिया और फंस गया, और अब सांस नहीं आ रही, आदमी बोल नहीं पा रहा, यानी वो अटक गया है रास्ते में। कोई व्यक्ति अगर नहीं बोल पा रहा है तो समझना चाहिए बहुत ही सीरियस है, क्योंकि उसके रास्ते में या तो कोई रुकावट है या फिर बहुत ही सीरियस है वो। तो उस स्थिति में हम एक तरीका होता है जिसमें मुट्ठी को बंद करके छाती के ठीक नीचे उसको झुका के विक्टिम को जोर से थर्स्ट लगाते हैं, जोर डालते हैं तो वो बाहर आ जाता है। तो वैसी स्थिति में आपको जो करना है वही करना है, हॉस्पिटल जाके फायदा नहीं है। या फिर जैसे हार्ट रुक गई हो, हार्ट अटैक के बाद जो कार्डियक अरेस्ट हो गई, रुक गई है, तो आपको उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वहां पे उसको रिवाइव कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग अनुसार, या आप एम्बुलेंस या ट्रेन्ड जो पर्सन है उनको बुलाइए तो ही फायदा है। बाकी सब स्थिति में आप हॉस्पिटल ले जाइए। हाथ टूट गया है, आप रास्ते में ही स्प्लिंट लगा सकते हैं, किसी भी फट्टे को कोई लकड़ी का डंडा जो कि ये दो जॉइंट को क्रॉस करे उसको आप बांध सकते हैं, तो पेन कम हो जाती है। आसपास की जो सराउंडिंग जो नर्व्स वगैरह होती हैं उसको डैमेज कम होती है। तो ये सब रास्ते में भी किया जा सकता है। ये सब चीजें डॉक्टर साहब आप कहना चाह रहे हैं मददगार साबित हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आमतौर पे घर के अंदर और घर के बाहर कौन कौन सी कॉमन स्थितियां होती हैं? जैसे घर के अंदर मैंने जो बताया, चोकिंग जिसे कहते हैं, वो गले में खाने के रास्ते में जो खाते हैं उसको खाने के रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन कभी वो सांस के रास्ते में भी चला जाता है, खास करके हम बात कर रहे हो। तो हमने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, थोड़ी बहुत खांसी होती है, तो खांसी होती है, उस चीज को बाहर निकालने के लिए बॉडी का रिस्पॉन्स। लेकिन अगर बोलस इतना बड़ा हो और वो अटक जाए पूरी तरह से, तो ये मैकेनिज्म भी काम नहीं करती। तो क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाता। तो एक मैं सुनने वालों को बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई व्यक्ति अगर बात कर रहा है, इसका मतलब बात करने के लिए जो हवा बाहर आ रही है जिस रास्ते से, उसको हम एयरवे कहते हैं, जो नाक और मुंह से शुरू होकर फेफड़ों तक हवा ले जाती है। तो अगर हम बात करने के लिए हवा बाहर आ सकती है तो ऑक्सीजन भी जा रहा होगा, यानी ये रास्ता क्लियर है। तो कोई भी सीरियस विक्टिम अगर आता है, मरीज किसी भी तरह का, अगर वो बात कर पा रहा है तो हम तात्कालिक रूप से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन भी शरीर में जा रही है, और फेफड़ा अगर सही काम कर रहा है तो यानी गैस एक्सचेंज भी अच्छे से हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन जो है, अब वातावरण से हमने ऑक्सीजन लेके हमारे शरीर ने अब उसको ब्लड में डाल दिया ताकि वो जगह जगह जा सके, हमारे ब्रेन में भी जा सके, ताकि हम चीजों को सुन सकें, बोल सकें। तो कोई व्यक्ति सिंपल अगर वो बता पा रहा है कि मेरा नाम ये है, ये हुआ था, उस समय में 10 मिनट बाद क्या होगा कह नहीं सकते, बट उस समय में उसका लंग, उसका जो हार्ट का जो फंक्शन है और ब्रेन ठीक काम कर रहा है। होता है एक मिर्गी के दौरे बोलते हैं, पढ़ते हैं जी। तो उसमें आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि चम्मच डालते हैं, उंगली डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं कि उनको लगता है कि जीभ पलट जाएगी तो दिक्कत होगी। ये सोच सही है कि पलट जाए जीभ तो दिक्कत होती, खास करके एक बेहोश मरीज में। तो उसमें लेकिन तरीका गलत है उसको रोकने का। सबसे अच्छा तरीका, एक
करवट लिटा दें, खास करके बाई करवट आप लिटा दें, तो जीभ जो है पीछे नहीं जाएगी, वो बाहर को लटक जाएगी और आपका एयरवे जो है वो खुला रहेगा। और जो हाथ पैर हिलते हैं उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर जो दौड़े होते हैं वो अपने आप रुक जाते हैं। ना रुके, अस्पताल का रुख कीजिए। रुक भी गए तो भी सेटल होने के बाद हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। तीसरी होती है, किसी को दम्मा होता है, उनको अटैक आ गया, तो ज्यादातर अगर घर में तो उनको पता होता है कि ये पेशेंट है, इनके इनहेलर्स होते हैं, जो दवाइयां होती हैं वो दें। वो विक्टिम बैठना पसंद करते हैं, लेटना नहीं पसंद करते, तो आपको समझना चाहिए कि अटैक है दम्मे का, तो उसको हम उसी तरह से केयर। तो घर में आसान होता है, बट यही विक्टिम बाहर होता है, पता लगाने मुश्किल होता है इनको हुआ क्या है, सांस में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। फिर आती है स्ट्रोक, खास करके ठंड के दिनों में बुजुर्गों में डेथ का बड़ा कॉमन कारण है। बीपी अचानक शूट कर जाती है, कई बार नसें ब्लॉक हो जाती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वो फेस जो है उसमें एसिमेट्री आ जाती है। आप अगर लिप्स को देखेंगे तो आपको एक तरफ का टेढ़ा दिख सकता है, हाथ पैर जो उस तरफ के काम नहीं कर सकते हैं, वीक हो जाते हैं। अगर हम कहीं उंगली को पकड़ो नहीं हो रहा, चल नहीं पा रहे। और स्पीच जो होती है, बात करने में दिक्कत होती है, जैसे मैं बात कर रहा हूं क्लियरली, वैसी आवाज आएगी, इस तरह से आवाज आएगी। तो हमें समझना चाहिए ये स्ट्रोक है, जल्दी हॉस्पिटल ले जाना है। क्योंकि एक तरह के स्ट्रोक में अगर हम जल्दी ले जाते हैं तो जो क्लॉट जमा है उसको रिवर्स किया जा सकता है। और इसके अलावा जो सबसे कॉमन कारण डेथ का वो हार्ट अटैक। उनको रियश्योर करते हुए, समझाते हुए हम धीरे धीरे चला के या हो सके तो उठा के गाड़ी में लेके आके हॉस्पिटल को ला सकते हैं। कई बार ये होता है कि हाथ पैर जलने की घर में अक्सर इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में हमें किस तरह फर्स्ट एड देना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर कहीं भी जलता है, छोटा सा एरिया अगर इन्वॉल्व है जलने का, तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें कम से कम 20 मिनट जो है पानी के नीचे रखें तो फायदा होगा। लोग कह सकते हैं कि और कम क्यों नहीं, कम में भी हमारा हाथ ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहना चाहूंगा सुनने वालों को कि अगर हमने कभी अगर अंडा छीला हो या आलू को पील ऑफ किया हो तो हमें पता होगा जो जब वो छिलका हम हटा रहे होते हैं तो ठंडा होता है आलू पानी में डालने के बाद, लेकिन फिर अंदर गर्म पाया जाता है। तो उसी तरह से हमारे अंदर वो फिर गर्मी रहती है, तो थोड़ा ज्यादा देर तक हमें पानी में करना चाहिए। और जो फफोले अगर बन गए तो समझिए ये सुपरफिशियल बर्न है, इससे ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। उसको फोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर वहां एक रॉ एरिया बन जाएगा, उसको ड्रेस करते रहना पड़ेगा आपको। फफोला ठीक है, वो अपने आप फट जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर बड़ा एरिया इन्वॉल्व है तो हम उसको धो नहीं सकते टैप वाटर में, तो हम रैप करेंगे कोई कॉटन के कपड़े में भिगो के और हम हॉस्पिटल की ओर जाएंगे। और रही बात मलहम की, कुछ जो अवेलेबल है लगाने की, छोटा है जहां हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं तो आपने लगा दी, कोई बात नहीं। और अगर फेस में बर्न है वो थोड़ी ज्यादा इमरजेंसी होती है, क्योंकि सांस के रास्ते में अगर बर्न थोड़ा भी हो जाए तो सूजन आके सांस में तकलीफ आ सकती है। पता कैसे चले? हमें फेस में जला हुआ दिख सकता है, दाढ़ी या बाल आपको जले दिख सकते हैं, और अगर कोई थूके तो काले काले जो है पदार्थ वो बाहर आ सकते हैं थूक के साथ, और मुंह में भी कालापन दिख सकता है अंदर को। तो ये सब लक्षण है कि अंदर जला है, दैट्स एन इमरजेंसी। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसे आपने बाहर की आपातकालीन स्थितियों के बारे में देखा गया है कि लोगों की कार या किसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और उनके हाथ पैर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस अवस्था में किस प्रकार प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है? जी, हम ये बताते हैं कि अगर आपके किसी के हाथ में भी चोट लगी हो या पैर में ब्लीडिंग भी हो रही हो, तब भी हमें, जो मैंने बताया, एयरवे को देखना चाहिए। हमें पूछना चाहिए नाम क्या है सामने जाके विक्टिम के। अगर वो नाम बोल पा रहा है या कुछ भी बोल पा रहा है ढंग से, आपके क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, इसका मतलब ब्लीडिंग इतनी ज्यादा नहीं हुई कि ब्रेन तक असर हो, अभी भी ऑक्सीजन जारी ब्रेन को, तो हमें थोड़ा रिएश्योरेंस मिलता है। तो फिर हम क्या करते हैं, कोई भी ब्लीडिंग को हम प्रेशर से रोक सकते हैं। ज्यादातर हम, जैसे मैं एक सर्जन हूं, ऑपरेशन में भी ब्लीडिंग ज्यादा होती है, पहला काम हम यही करते हैं कि प्रेशर डालते हैं उसको। हाँ, खाली हाथ से ना दबाएं, कुछ अगर ग्लव्स मिल जाए ठीक है, नहीं तो कोई भी ऐसी चीज, एक बैरियर का यूज करें ताकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। और अब दबा के 10 मिनट देख सकते हैं, अगर बंद नहीं होती तो दबा के ही हॉस्पिटल हमें ले जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आप अपना कीमती वक्त ने निकाल के हमारे स्टूडियो आए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप प्राथमिक चिकित्सा पर ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। विशेषज्ञ थे डॉक्टर पीयूष रंजन, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स। आप इस कार्यक्रम में और क्या सुनना चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthaidelhi@gmail.com। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।